हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्य। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा एक चर वाले रैखिक समीकरण। लास्ट वर्कशीट में हमने परिमेय संख्याएं चैप्टर जो था वो खत्म किया था। आज की वर्कशीट में एक नया चैप्टर स्टार्ट करा है हमने, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो देखो आज की वर्कशीट में क्या बोला गया। सबसे पहले, प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजक को कोई के समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। आपने सीखा था ना कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, उससे समीकरण कैसे बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं, यानी हम एक रिवीजन कर लेते हैं छोटी सी। चलो कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो, राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, यानी जो बीनू है और राजू दोनों भाई थे, लेकिन बीनू राजू से 3 साल छोटा है। परंतु राजू की आय हमें ज्ञात नहीं है, यानी हमें नहीं पता कि राजू कितने साल का है, ठीक है। लेकिन हमें यह पता है कि बीनू उसका छोटा भाई है और बीनू जो है राजू से 3 साल छोटा है। तो अगर मान लिया जाए, देखो यहाँ पे पहली सिचुएशन, पहली परिस्थिति क्या बोली हुई है, अगर मान लिया जाए कि जब राजू 12 साल का होगा तो बीनू होगा 9 साल का। कैसे आया? 12 में से मैंने 3 घटा दिया। क्यों 3 घटा दिया? क्योंकि वो 3 साल छोटा था। इसी प्रकार अगर अब की बार मान लिया जाए कि राजू 15 साल का है तो बीनू कितने साल का होगा? 12 साल का। ये कैसे आया? 15 में से फिर से हमने 3 घटा दी, क्योंकि 3 साल का अंतर है दोनों की आयु में। तो यानी अगर राजू 12 साल का था तो बीनू की उम्र कैसे निकाली? 12 में से 3 को घटा दिया, ठीक है। और अगर राजू 15 साल का है तो बीनू की उम्र कैसे निकाली? 15 में से 3 घटा दिया, यानी जो भी राजू की आय है उसमें से 3 घटाने पर बीनू की आय मिल जाती है। अब की बार अगर मान लिया जाए कि राजू की जो आय है वो x साल है, ठीक है, x वर्ष है, तो बीनू की आय किस प्रकार बीनू की जो उम्र है यानी आयु है वह किस प्रकार निकाली जाएगी? हमें क्या करना पड़ेगा? x में से 3 को घटा देना पड़ेगा, क्योंकि हर बार तो हम 3 ही घटा रहे थे। तो बेटा ये आपने जो x लिखा, ये x क्या कहलाता था? अचर। आपको याद आ रहा है कुछ? अचर किसको बोलते थे? ऐसी परिस्थिति में जब हम अचर लेते थे किसी भी संख्या को, तो अचर का मतलब क्या होता था? जिसका मान स्थिर ना रहे, मतलब जो बार बार बदलता रहे जिसका मान, वो होता था अचर। ऐसे ही तो हो रहा है, राजू की आयु कभी 12 हो रही है, कभी 15 हो रही है, तो ये तो बार बार बदल रही है। तो इसीलिए ऐसी संख्याओं को हम अचर बोलते थे, जो अपना मान बार बार बदल लेते थे। ऐसी जो हमारी परिस्थिति में जिसको भी हम ऐसी राशि को लेते थे तो उसको हम अचर बोल देते थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यदि राजू x वर्ष का होगा तो बीनू x - 3 वर्ष का होगा। अब आपको क्लियर हो गया x - 3 कहाँ से आया। अब थोड़ा सा हम अचर के बारे में और जान लेते हैं। याद रहे कि x एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं, और x के स्थान पर आप कोई भी इंग्लिश का छोटा अल्फाबेट जो होता था ना, ABCD XYZ, पूरा आपको ABCD आती है, तो उनमें से कोई भी एक छोटा अल्फाबेट आप लिख सकते हैं किसी भी अचर को दर्शाने के लिए। यानी यहाँ पर मैं x की जगह पर एक m भी लिख सकती थी, और इसी तरीके से दूसरा क्या हो जाता? m - 3 हो जाता, यानी बीनू क्या हो जाती? m - 3। अगर राजू की जो उम्र है, अगर आयु है, अगर मैं m लेती राजू की आयु को, तो यानी मेरी बीनू की जो आयु है वो हो जाती m - 3, ठीक है। अब आगे की वर्कशीट हम कर लेते हैं। आज की हमारी आगे की वर्कशीट में बेटा इसी तरीके की परिस्थिति को अलग अलग तरीकों से चर्चा करके समझाया गया। तो सबसे पहले हम कथन 1 की चर्चा कर लेते हैं, यानी डिस्कस कर लेते हैं कि कथन 1 में हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। देखो क्या बोला गया, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। दोनों के पास कंचे हैं, लेकिन सरिता के पास अमीना के कंपैरिजन में, यानी अमीना के मुकाबले में 10 कंचे ज़्यादा हैं। तो अगर मैं मान लूँ कि अमीना के पास x कंचे हैं, जो कि एक अचर राशि मैंने मान ली, क्योंकि कुछ भी हो सकते हैं ना अमीना के पास कंचे, हमें तो नहीं पता कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, तो हमने मान लिया कि अमीना के पास तो x कंचे हैं। तो अगर इस कथन के अनुसार चला जाए तो हमें बोला गया था कि सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं, यानी अगर अमीना के पास x है तो सरिता के पास 10 और होंगे, यानी x जमा x। तो ये जो हमने x जमा x लिखा, ये हमारा क्या था? बीजीय व्यंजक। याद है ना आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते थे, तो ये हमारा आ गया बीजीय व्यंजक का रूप, ठीक है। अब दूसरे कथन में देखते हैं हमें क्या बोला गया है। दूसरे कथन में हमें बोला गया है कि सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं। अब ये तो हमें पहले से पता है कि सरिता के पास कितने कंचे हैं? 20 कंचे। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, जो अमीना से 10 अधिक हैं, लेकिन अमीना के कंचों के बारे में हमें नहीं पता। हमें ये पता है सरिता के पास 20 कंचे हैं,
जो अमीना से 10 ज़्यादा है, यानी जो 20 है इसके पास, ये अमीना से 10 ज़्यादा है। तो अगर मैं फिर से मान लूँ कि अमीना के पास x कंचे थे तो सरिता के पास कितने कंचे होंगे, 10 ज़्यादा, यानी x जमा 10। लेकिन अब की बार इन x जमा 10 का मान, यानी सरिता के पास कितने कंचे हैं उसका मान मुझे पहले से पता है कि वो 20 है। तो इसीलिए x जमा 10 जो मेरा बीजीय व्यंजक था उसका मान मुझे पहले से पता है कि ये 20 के बराबर है। तो जब भी एक बीजीय व्यंजक का मान मुझे पहले से पता होगा और बीच में मैं ये बराबर का निशान डाल दूंगी तो ये मेरा बन जाएगा समीकरणीय रूप, यानी समीकरण रूप, जिसको मैं बोलूंगी एक चर वाला बीजीय व्यंजक, या फिर एक चर वाला, जो हम आज की वर्कशीट कर रहे हैं ना, वही हमारा टॉपिक बन जाएगा। तो देखते हैं अब इसके बाद हमें आज की वर्कशीट में क्या बोला गया है। एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में और जानने के लिए देखो बेटा, यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ देखो बीच में बराबर का निशान है। x जो है वो मेरा चर है, x जमा 10 जो था वो एक रैखिक व्यंजक है। रैखिक व्यंजक का मतलब सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही अल्फ़ाबेट यहाँ यूज़ हो रहा है, यानी ये जो हमारा व्यंजक है यहाँ पर एक ही चर का इस्तेमाल हो रहा है। यानी जो आपकी आज की वर्कशीट की हेडिंग थी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना था, तो एक चर तो समझ आ गया। रैखिक का मतलब बेटा यहाँ पर x की जो पावर है वो एक ही है, यानी x की घात जो है वो एक ही है। x की घात इस तरीके से 2 नहीं है, तो इसीलिए ये होता है रैखिक। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर बराबर का निशान भी है। बराबर के निशान होने से यहाँ पर समानता का चिन्ह आ गया, और इस बराबर के निशान की वजह से ही ये बीजीय व्यंजक जो था ये समीकरण बन गया। अब आप इसके बाद बेटा जानते हैं कि जो हमारे बीजीय व्यंजक में अगर हम ये बराबर का निशान डाल देते हैं तो ये समीकरण बन जाता है, और समीकरण के उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ्ट साइड पे जो भी कुछ लिखा होता है वो होता है LHS, और जो राइट साइड पे लिखा होता है वो होता है RHS। बराबर के निशान के लेफ्ट साइड में जितना भी कुछ लिखा होगा, जितने भी पद लिखे होंगे वो सब होंगे LHS, और राइट पे जो लिखा होगा वो होंगे RHS। ये सब आपको पता है। आपको ये भी पता है बेटा कि LHS और RHS लिखते समय हम यहाँ पर जमा, घटा, गुणा या भाग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप दाएं और बाएं पक्ष की तरफ देखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे देखेंगे, तो आपको जमा, घटा, गुणा और भाग में से कोई भी चिन्ह आपको यहाँ पे दिया जा सकता है, और वह भी एक समीकरण कहलाएगा। इसके बाद हम कर लेते हैं जो आज के प्रश्न हमें करने हैं। देखिए बेटा, प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण को छांटिए और समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगा दीजिए। तो आपको जो ये प्रश्न दिए गए हैं इसमें से आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण को छांट के गोला लगा देना है उसकी क्रम संख्या पे। तो चलो देख लेते हैं। रैखिक समीकरण जानने के लिए एक चर वाले यानी हमें अल्फ़ाबेट देखना है कि एक ही इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो, उसके अंदर बराबर का निशान हो। तो पहले वाले भाग में देखिए x है, अल्फ़ाबेट है और बराबर का निशान भी है, तो ये हमारा एक चर का रैखिक समीकरण हो जाएगा। गोला लगा देते हैं। दूसरे भाग में देखिए y हमें दिख रहा है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और बराबर का निशान भी है, तो ये भी मेरा एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। गोला लगा देते हैं। तीसरे में p मुझे दिख रहा है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, एक ही अल्फ़ाबेट यहाँ लिखा हुआ है, बराबर का भी निशान है, तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अगले वाले में टी लिखा हुआ है चौथे भाग में और एक ही है, देखो अल्फ़ाबेट कोई और नहीं है टी के अलावा और बराबर का निशान भी है, तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। गोला लगा देते हैं। पांचवें भाग में x आपको दिख रहा है, एक ही यहाँ पर हमारा जो चर है वो एक ही है, यानी एक ही अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, बराबर का निशान है। गोला लगा देते हैं। ये भी हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। छठे भाग में बेटा यहाँ पे देखो x भी लिखा है, y भी लिखा है और z भी लिखा है, तीन तीन अल्फ़ाबेट आ गए ना इंग्लिश के, तो यानी ये हमारा एक चर का रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक तो है लेकिन एक चर में नहीं है, यानी तीन तीन अल्फ़ाबेट लिखे, तो इसको हम गोला नहीं लगाएंगे। सातवें भाग में देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, 2x जमा 4 बराबर है x के। तो अल्फ़ाबेट तो दो दो लिखे हुए x और x, लेकिन दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक समान है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इसको हम एक ही गिनेंगे। तो एक अल्फ़ाबेट मिल गया यानी x और बराबर का निशान भी है, तो इस पर हम गोला लगा देंगे। अगर यहाँ x और y होता तो दो होते, दोनों x है ना एक जैसे, तो इसीलिए हमने इस पर गोला लगा दिया। लास्ट वाले भाग में देखिए x, y और z तीन तीन अल्फ़ाबेट आ गए, तो यानी ये रैखिक समीकरण नहीं है, इस पर आप गोला नहीं लगाएंगे। आज की वर्कशीट में बेटा आपने एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में सीखा। इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़िए, समझिए, वीडियो दोबारा देख सकते हैं आप, और एनसीईआरटी में इस रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी भी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट का काम जल्दी फिनिश कीजिए और इसकी फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।